सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो 2022 के अंदर अपना खुद का सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर सीएससी की आईडी लेना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सीएससी आईडी के लिए तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास टीसी का सर्टिफिकेट होगा। और टीसी का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप टीसी का एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में टीसी एग्ज़ाम पास करने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी को पढ़ने हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आप टीसी का फाइनल एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाओगे, वो भी एक बार में। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हो गलती से, अगर आप तैयारी नहीं करते और फेल हो जाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक तो आपका टाइम बर्बाद होता है और साथ ही साथ जो आपने पेमेंट करी थी 1479 रुपये की, वो भी वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट वेस्ट ना जाए, टाइम बर्बाद ना हो और आपको एक बार में ही आपका टीसी का सर्टिफिकेट मिल जाए, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ें। और ये वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ, उनका जो मीनिंग है वो बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बस आपको कुछ और नहीं करना। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इन सब क्वेश्चनों को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो उस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये पेड पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। और यहाँ पर एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीसी फाइनल एग्ज़ाम आंसर की 2022। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं नीचे सेकंड। यहाँ पर देखिए शुरू में 10 आपको चैप्टर देखेंगे। पहला है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, तीसरा है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, चौथा है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, पांचवा है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, छठा है रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन, सातवां है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, आठवां है अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, और नौवां है मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चन कंसर्न, और 10वां है मार्केटिंग एजुकेशन लेवल। दोस्तों, ये जो 10 चैप्टर हैं, इन्हीं 10 चैप्टर में से आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बस ये चैप्टर पढ़ने हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे चलकर। ठीक है, तो देखिए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर से मैं 14 या 15 क्वेश्चन लूँगा और उन्हीं 14 या 15 क्वेश्चन से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका है एंटरप्रेन्योरशिप, जो पहला चैप्टर है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर विद ए न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना एक नए आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी पुराने आइडिया पे ही काम करते हो, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब लगते हो, या फिर किसी के यहाँ नौकरी करते हो, उस केस में उस चीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाता। ठीक है, नए बिजनेस के साथ, नए आइडिया के साथ ही जो काम स्टार्ट होता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू, और आप देख पा रहे हैं आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू। ठीक है, हाईलाइट कर दो इसको ग्रीन से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योरशिप में यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे आपको अवसर मिलेगा वेल्थ इकट्ठी करने का, यानी कि पूंजी बनाने का। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो डेफिनेटली आप पैसे कमाओगे। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका भी है आपका ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा, विच ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन एन ओल्ड आइडिया, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल एंड लेस रिस्क। देखिए जो पहला है, किसी काम को स्टार्ट करना ओल्ड आइडिया के साथ, या फिर जो पहले से बिजनेस चल रहे हैं उनके जैसा ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर कम रिस्क वाला कोई काम स्टार्ट करना।
एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अगर आप IIT में लगते हो या फिर किसी MBBS कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगते हो पढ़ाने के लिए, मतलब कि आपकी जॉब लगी है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तीसरा है स्टार्टिंग अप ए बिजनेस विद बेस्ड ऑन ए न्यू ऐप सॉफ्टवेयर हाई रिस्क, एक नए ऐप के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ या फिर हाई रिस्क लेकर, बहुत अधिक जोखिम लेकर कोई काम स्टार्ट करना, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है, 3 तरीके हैं यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि एंटरप्रेन्योरशिप इनमें से किसे कहा जाता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी काम को स्टार्ट करना, किसी के यहाँ नौकरी ना करना। ठीक है, काम स्टार्ट करना, आपको खुद का काम स्टार्ट करना है, नए आइडिया के साथ स्टार्ट करना है, अपने तरीके से स्टार्ट करना है, और रिस्क कम हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, जो पहला है हमारा वो इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ये देखिए। ठीक है, देखिए जो दूसरा ऑप्शन था उसमें ये था कि भाई पढ़ाना है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, जॉब लगनी है, टीचर की जॉब लगनी है, तो उसे कहा जाता, उसे नहीं कहा जाता। और किसी हाई रिस्क वाले बिजनेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, किसी भी काम को स्टार्ट करना, अपने तरीके से स्टार्ट करना, उसमें कम जोखिम हो, बेशक वो काम पहले से चल रहा हो, उसको आप खुद स्टार्ट कर रहे हो नए काम की तरह, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, शहर में एक नया टाइप का रेस्टोरेंट खोलना, तो बिल्कुल सही बात है, ये एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। भाई नया एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मतलब कि अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहे हो आप, तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। दूसरा देख लेते हैं, वर्किंग इन ए कॉल सेंटर, BPO, किसी कॉल सेंटर में काम करना या BPO में काम करना, तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाता, वो जॉब होगी एक तरह की। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका। तीसरा है टीचिंग मैथमेटिक्स इन ए कोचिंग सेंटर, मतलब किसी दूसरे के कोचिंग सेंटर में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसे भी नहीं कहा जाता, ये जॉब ही होगी एक तरह की। और लास्ट है मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क गिवन बाय द बॉस इन ए कंपनी, मतलब कंपनी में काम करना, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपना खुद का काम स्टार्ट करना। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि खुद का BPO या फिर कॉल सेंटर स्टार्ट करना, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता। या फिर अगर यहाँ पे ऐसा होता कि खुद का कोचिंग सेंटर खोलना, बेशक उसमें आप खुद पढ़ाते हो वो अलग बात है, पर खुद का आपने खोला है तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही होगा। ठीक है, और चौथा कि अगर आप खुद की कंपनी भी स्टार्ट करते हो तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि खुद का काम स्टार्ट करना ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। खुद का काम हो जहाँ पर आप बॉस खुद के हों, ठीक है, कोई दूसरा बॉस ना हो, आप ही बॉस हो, आपको ही सब कुछ करना है। आप नया आइडिया कर रहे हो, पुराना कर रहे हो, किसी की कॉपी कर रहे हो, वो भी चलेगा, पर काम आपका होना चाहिए, नया काम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इस तरीके देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात को वो घुमा फिरा के पूछेंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना होगा इस चीज का। ठीक है, अब करते हैं 5वां, ये रहा, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इन्वॉल्व्ड इन ए फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनमें से दी गई एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल होता है। मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेटिंग, अज्यूमिंग, रिस्क, ETC। देखिए मैनेजिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, इनोवेटिंग करना, अज्यूमिंग करना, मतलब सब कुछ काम एंटरप्रेन्योर में शामिल होता है। सही बात है, जिसकी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जिसमें आपको सारा काम आपका ही हो। ठीक है, बेशक आपने उसमें उसके लिए बंदे रखे हुए हैं, आपने पर्सन लगा रखे हैं नौकरी पे या जो भी है, तो वो भी चलेगा, पर जो मेन बंदा है वो आप ही हो। आपने काम स्टार्ट किया, जैसे कि आपने नॉर्मली एक छोटी सी एक दुकान खोली है अपनी, तो वहां पर जितना भी काम होगा वो आपको ही देखना पड़ेगा, कौन सामान खत्म हो रहा है, ठीक है, कौन सामान बेचना है। बेशक आपने बेचने के लिए, खरीदने के लिए बंदे रखे हों, वो अलग बात है, पर वो काम आपका ही रहेगा, बंदे रखने का काम भी आपका रहेगा ना। ठीक है, तो सब कुछ इन्वॉल्व होता है एंटरप्रेन्योर में,
एंटरप्रेन्योर जो होता है, मतलब कि जो मालिक होता है, जो काम स्टार्ट करता है, उसको सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर सही है, ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही इन्होंने दोबारा से पूछ लिया, एक अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है, इन्होंने ऊपर लिखा था कि ये काम करता है। ठीक है, इसका सही है कि गलत है ये बताओ। ठीक है, दूसरे में बता दिया कि भैया एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनमें शामिल होता है, जो एक्टिविटी करता है खुद, हिमसेल्फ लगा दिया। देखिए यहाँ पे मेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ, इन्होंने हिमसेल्फ लगा दिया, मतलब खुद ही करता है। क्वेश्चन सेम है पर हिमसेल्फ लगा दिया बस, तो सही बात है, बिल्कुल खुद करता है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है, इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, सातवां है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क, मतलब जो कम रिस्क लेता है, कम जोखिम लेता है। अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंट करने से बचता है, डरता है, मतलब नई कोई चीज़ है उसे करने से डरता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। ये गलत है, गलत है ये, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होगा वो डरेगा नहीं। एक कोई नई चीज़ करनी है अपनी दुकान में, अपने काम में कोई नई चीज़ करनी है, तो वो उस चीज़ को देखेगा, पहले समझेगा, उसके बाद वो करेगा। ठीक है, डरेगा नहीं, समझ रहे हो। और यहाँ पर लेस रिस्क लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो कम रिस्क लेता है वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये बोला है कि वो सिर्फ कम रिस्क लेता है और नई चीज़ करने से डरता है, सिर्फ लग गया मतलब। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता है भैया कि वो कम रिस्क भी लेता है, हाई भी लेता है, तो दोनों काम करने पड़ते हैं, कम रिस्क भी लेना पड़ता है और हाई भी रिस्क भी लेना पड़ता है अपने काम के ऊपर। ठीक है, पर सिर्फ कम रिस्क लेना और नई चीज करने से डरना, ये एंटरप्रेन्योर नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज को आप समझना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली जो आपका बिजनेस होता है, जैसे आप काम स्टार्ट करोगे, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जिसने काम स्टार्ट किया है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, कोई कंपनी लगा रहे हो और आपका काम चल गया, तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ही आएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है, ऑल पीपल हु स्टार्ट अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी काम को स्टार्ट करना और नए आइडिया के साथ स्टार्ट करना, वैसा काम हमेशा सक्सेसफुल होगा, यानी कि हमेशा चलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो और नए आइडिया के साथ कर रहे हो, तो इसकी गारंटी है कि वो चलेगा ही चलेगा। तो आपको पता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि आपका काम चलेगा या आपका काम नहीं चलेगा, ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। बेशक अगर आप किसी मोहल्ले में दुकान खोल रहे हो और वहाँ पर कोई दुकान है जो पहले से ही चल रही थी, पहले से बहुत चल रही थी, जैसे कि परचून की दुकान है, बहुत दुकान चल रही है वो, और आप भी अपनी दुकान खोल लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुकान भी चलेगी, ये गारंटी नहीं है। बेशक वहाँ पर कस्टमर हैं, भाई परचून की दुकान चल रही है वहाँ पर, तो इसका मतलब कस्टमर तो हैं ही वहाँ पर। ठीक है, कस्टमर बेशक वहाँ पर हैं, पर गारंटी नहीं है कि आपकी दुकान भी चलेगी। और ऐसी भी गारंटी नहीं है कि वहाँ पर एक भी दुकान नहीं है और आपने दुकान खोल ली और आपकी दुकान चल जाए। ठीक है, तो बिजनेस को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत है कि अगर आप नए आइडिया के साथ शुरू करोगे तो आपका काम चलेगा ही चलेगा, ये गलत है। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, भाई कुछ भी हो सकता है। 10वां क्वेश्चन है, 92% ऑफ द स्टार्टअप आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। 92% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो पहले 3 साल में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखिए ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है दोस्तों।
कोई कंफर्म नहीं है आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कोई कंफर्म नहीं है, कोई परसेंटेज कंफर्म नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये भी लिखोगे ना कि 10% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो पहले 3 साल में चल जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो भी गलत होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिसने मतलब 100% लोगों ने जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनमें से कोई भी ना चले, समझ रहे हो, उनमें से कोई भी ना चले, तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं हो सकती। इसके बाद है हमारा ये 11वां क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिकेशन कम्युनिटीज वेयर आइडियाज कैन बी शेयर्ड एंड शेप्ड। एंटरप्रेन्योर को मतलब जो काम स्टार्ट कर रहा है, जो मालिक है, उसको मेंबरशिप चाहिए, मतलब कि उसको लोग चाहिए जहाँ जिनके साथ वो अपना आइडिया शेयर कर सके, जिनसे वो काम करवा सके, ऐसे मेंबर्स को चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, चाहिए। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो वहाँ पर मेंबर तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। इसके बाद है हमारा 12वां क्वेश्चन, ये रहा, एक सेकंड। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड आएगा इधर, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आर स्केलेबल सस्टेनेबल एंड सिस्टमेटिक। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो दुनिया में प्रॉब्लम चल रही हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए काम स्टार्ट करता है। ठीक है, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है, समझ रहे हो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो दुनिया में चल रही प्रॉब्लम, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन के लिए कोई काम स्टार्ट करता है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मेशनल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो दुनिया में चल रही बड़ी प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, आइडिया लाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि आपके पेपर में इसको घुमा के पूछा जाए, तो आप मोटा मोटा ही समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशनल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो दुनिया में चल रही बिगेस्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नए आइडियाज लाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको समझना होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेगोशिएशन आर फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो नेगोशिएशन होता है, मतलब कि छूट होती है, जैसे कि आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हो और जो दुकानदार है वो आपको बोलता है कि ये सामान 300 रुपये का है, फिर आप बोलते हो कि भैया ये मुझे ये 200 रुपये का दे दे या 250 का दे दे। तो जो आपने पैसे कम कराए हैं उसी कम कराने को कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं नेगोशिएशन के, तो आपको याद रखना होगा कि एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 2 टाइप होते हैं नेगोशिएशन के। 14वां क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव डैश बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनने के लिए एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? देखिए, सक्सेसफुल बनने के लिए चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेशेंस की, धैर्य की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर काम स्टार्ट कर रहे हो तो। चाहे काम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, हर चीज़ में धैर्य चाहिए होता है और कोशिश करनी पड़ती है, मतलब बहुत बार ट्राई करना पड़ता है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल तक मेहनत करी उसके बाद आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ये भी गारंटी नहीं है। आपको लगातार काम करना होता है,
धैर्य के साथ काम करना होता है। कभी आप ऊपर जाते हो, कभी आप नीचे आते हो, पर आपको लगे रहना पड़ता है और उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है किसी भी काम में, ठीक है। तो उसका आंसर है पेशेंस। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनको आपको अच्छी तरह याद रखना होगा और आपके पेपर में इसको घुमाकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमाकर भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप ये मत बोलना मुझे कि भैया आपने ये बताया था और हमारे पेपर में तो ये आ गया, ठीक है। ये लाइन मत बोलना मुझे। इसके बाद है हमारा ये रहा दूसरा चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टर्स, ठीक है। देखिए सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बिजनेस से रिलेटेड ही होंगे, आप नॉर्मल जो होंगे वही होंगे। ये है हमारा है डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। इसका आंसर देख लीजिए आप क्या है। एक सेकंड ये छुप रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे था, ये देखिए एंटरप्रेन्योर क्या क्या होता है, जो ये काम करता है, ठीक है। मतलब इसको घुमाकर ही इन्होंने यहाँ नीचे पूछ लिया कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। तो मैनेजिंग भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, ऑर्गेनाइजिंग टास्क भी रहता है, एवेल्युएटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर, इस ये भी रहता है। तो हर चीज़ रहती है। क्वेश्चन वही था पहले वाले चैप्टर का ही, पर इन्होंने घुमा के दूसरे चैप्टर में पूछ लिया आपसे, ठीक है। दूसरा है, एक सेकंड यहाँ कर लेता हूँ, हाँ दूसरा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, अज्यूमिंग द रिस्क, परचेनिंग टू योर एंटरप्राइज एंड एन एंटरप्राइज इज वन हु इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी यही था कि भैया क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, और यहाँ पर भी इन्होंने ये बोल दिया कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजिंग भी रहती है, ऑर्गेनाइजिंग भी रहती है, अज्यूमिंग भी रहती है, सब कुछ रहता है। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के इन्होंने नए नए क्वेश्चन बना दिए। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी, उसको बंदे भी जोड़ने पड़ेंगे, उसको काम भी करना पड़ेगा, काम करवाना भी पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा, पैसे भी इकट्ठे रखने पड़ेंगे, और उसको घाटा भी जाएगा, उसको फायदा भी होगा, उसको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, बिल्डिंग ए बिजनेस टेक्स टाइम देन इट टेक्स टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस टू। बिजनेस खड़ा करने में जो टाइम लगता है और बिजनेस के बारे में आइडिया सोचने में जो टाइम लगता है, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पूछ रहे हैं नॉर्मल यहाँ पर, ठीक है। देखिए बिल्डिंग ए बिजनेस टेक्स टाइम, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि आपने दिमाग में सोचा कि मुझे अपने लिए एक जूते की फैक्ट्री खोलनी है, तो ये हो गया आपका आइडिया। अब इस आइडिया को सोचने में कितना टाइम लगा आपको, जैसे अभी मैंने सोचा तो मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे बस, ठीक है। पर उस फैक्ट्री को खड़ा करने में 2-3 सेकंड में तो खड़ी होगी नहीं, उसको बहुत टाइम चाहिए खड़ा होने के लिए, ठीक है। सब कुछ आपको देखना होगा। तो वही है कि बिजनेस को खड़ा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्गर। देखिए बिजनेस, बिल्डिंग बिजनेस यानी कि बिजनेस को बनाने में, खड़ा करने में लॉन्गर टाइम लगता है आइडिया के मुकाबले, बिजनेस आइडिया के मुकाबले, ठीक है। यही इसका आंसर है। चौथा है हमारा ये रहा, एक सेकंड में यहाँ हुआ था मैं, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग। एक एंटरप्रेन्योर को, यानी कि जो मालिक है, जो काम स्टार्ट करा है, उसको लालची नहीं होना चाहिए। एट दिस नीड्स पेशेंस एज वेल। दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो मालिक होता है, उसको लालची नहीं होना चाहिए जल्दी ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जल्दी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको लालची नहीं होना चाहिए और उसको पेशेंस रखना चाहिए। तो बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो ये बिल्कुल सही है, पर
आपको पता ही है कि बिजनेस जब हम कोई करते हैं तो किसके लिए करते हैं, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट और ये पैसा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लालची आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप के दिमाग में प्रॉफिट के लिए कुछ वही नहीं है कि प्रॉफिट हो या ना हो। तो ऐसे अगर आप बिजनेस करोगे कि प्रॉफिट हो या ना हो, तो इस केस में आपका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, गारंटी से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लालची आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है कि उसे लालची नहीं होना चाहिए, जबकि सही बात है कि उसे लालची होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा आता क्विकली, मतलब बहुत जल्दी उसको बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लालच नहीं करना चाहिए, तो सही होता है। क्विकली आता, बहुत वेरी फास्ट आता, लिखा आता, तो वो बात सही होती है भैया कि हाँ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे पेशेंस रखना चाहिए, तो वो सही था। पर उसे बड़ा बनने के लिए लालच करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात गलत है यहाँ पर कि उसे लालची नहीं होना चाहिए, जबकि सही बात है कि उसे लालची होना चाहिए। 5वां है एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव टू बी सक्सेसफुल। एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन अब दोबारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन वही है, सिंपल क्वेश्चन है और घुमा फिरा के पूछ रहे हैं आपसे। 6ठा क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद ये रहा, डैश इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक टूल इनमें से कौन सा है? क्रिएशन है, इनोवेशन है, रेनोवेशन है, इनोवेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है। तो इनोवेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेट करना यानी कि कोई चीज़ सोचना, कोई चीज़ स्टार्ट करना, तो वो स्पेसिफिक टूल है। दोस्तों इस तरीके से देखिए सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और एक बार लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर आपको जो लास्ट चैप्टर हमारा ये रहा, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ आपके लिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइंड, वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइंड, वैल्यू इज बिजनेस डिफाइंड। मतलब वैल्यू कौन डिफाइन करता है, मतलब कौन बताता है? तो वैल्यू बताता है हमारा कस्टमर। कस्टमर ही आपकी चीज़ों की वैल्यू बताएगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब वैल्यू का मतलब मैं पैसे नहीं कह रहा हूँ, वैल्यू का मतलब कह रहा हूँ किसी चीज़ की वैल्यू। अब जो पैसे डिसाइड कर रहे हो वो आप डिसाइड करोगे, पर वैल्यू क्या है उस चीज़ की वो कस्टमर बताएगा। मान लीजिए आपने ये फ़ोन है, इस फ़ोन को आपने बेच रहे हो 1000 रुपये का, ठीक है, पर कस्टमर यूज़ कर रहा है, उसके बाद कस्टमर बोल रहा है कि भैया ये फ़ोन तो यार 1000 रुपये के लायक तो है नहीं, ये फ़ोन 200 रुपये 300 रुपये लायक है। तो वैल्यू इस फ़ोन की प्राइस जो है वो आपने डिसाइड किया, पर जो वैल्यू है वो कस्टमर ने बताई कि भैया 1000 रुपये के फ़ोन, 1000 रुपये को देकर इस चीज़ को लेना वैल्यूएबल है कि नहीं है, मतलब अच्छा है कि नहीं है, तो वो डिफाइन करता है हमारा कस्टमर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे और पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर चैप्टर के आपको 14 या 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे और अगर आप इस पूरी पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो गारंटी से आप एक बार में ही पास हो जाओगे 2022 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ और आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है प्लीज़ आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।